हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम कल आपको जो करंट अफेयर का डिस्कशन किया था उसी के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे पूछा गया है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है आईएमडी, जिसके द्वारा आपको समय समय पे देखने को मिलता है कि ये चाहे विंटर के समय में कोल्ड वेव से रिलेटेड उनके द्वारा जो गाइडलाइन इशू की जाती हैं, चाहे अगर हम समर के समय में देखें जो हीट वेव का जो समय होता है जिसको लू भी बोलते हैं काफ़ी सारे एरियाज़ में, तो उसका जब उस समय में भी यहाँ पे इनके द्वारा एडवाइजरी इशू की जाती है कि आप कितना टेम्परेचर हो सकता है, समय समय पे इनके द्वारा अपडेट किया जाता है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। बेसिकली अगर हम आईएमडी की बात करें तो आईएमडी को जो इस्टेब्लिश किया गया था 1875 में, हमारी जो आज़ादी का पहला स्वतंत्रता का जो संग्राम था वो 1857 को देखने को मिलता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद में आप देखिए कि 1875 में उसके जस्ट कुछ दिन बाद में ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिश एरा के समय में। इसका जो हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, आईएमडी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। इसके अलावा आईएमडी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से, किसानों के लिए फोरकास्ट करता है। काफ़ी इनके द्वारा बताया जाता है कि टेम्परेचर किस तरीके का होगा, उनकी फसलों को बचाने के लिए हेल स्टॉर्म की कोई सिचुएशन है या कोई भी जैसे साइक्लोन की सिचुएशन है, तो यहाँ पे जो वार्निंग है वो इशू की जाती है आईएमडी के द्वारा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस राइट आंसर है। इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1875, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। इसके अलावा रीजनल हेडक्वार्टर्स भी आपको देखने को मिलते हैं आईएमडी के, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कल का क्वेश्चन था जिसको हमने डिस्कस किया। अगर हम बात करें आज का जो पहला टॉपिक है वो है ई स्पोर्ट्स के बारे में। स्टूडेंट्स रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ई स्पोर्ट्स को रेगुलेट किया गया है। अब इसको रेगुलेट क्यों किया गया है सबसे पहले उसके बारे में जानें। इसके अलावा अगर हम जानें कि ई स्पोर्ट्स होता क्या है, तो स्टूडेंट्स ई स्पोर्ट्स को यहाँ पे रेगुलेट किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, या यहाँ पे बोला गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अमेंड करते हुए आर्टिकल 77 को। अब आपके मन में एक विचार आया होगा कि आर्टिकल 77 को यहाँ पे क्यों अमेंड किया गया है। बेसिकली आर्टिकल 74, 75 ये पार्लियामेंट से रिलेटेड है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो ऑफिस है उनसे रिलेटेड है। तो आप देखिए कि आर्टिकल 77 है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो भी बिजनेस कंडक्ट किया जाता है, बिजनेस मीन्स नॉट द कोई कंपनी है किसी सामान को सेल करना है उससे रिलेटेड नहीं है, कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क है उसको यहाँ पे रखा जाता है। तो ई स्पोर्ट्स को यहाँ पे रेगुलेट किया गया है आर्टिकल 77 को अमेंड करते हुए। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो वर्ड क्यों यूज किया गया आपको भी पता है, कोई भी अमेंडमेंट होता है जब तक उसको प्रेसिडेंट का असेंट नहीं मिलता है वो बिल यहाँ पे एक्ट नहीं बनता है। तो प्रेसिडेंट के असेंट के थ्रू आपको पता है कि आर्टिकल 111 आर्टिकल 111 के थ्रू ये पावर है प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पे अमेंड किया गया आर्टिकल 77 को और ई स्पोर्ट्स को यहाँ पे रेगुलेट किया गया है हमारे कंट्री में। ई स्पोर्ट्स बेसिकली स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स के बारे में सबसे पहले हमने 2017-18 के समय में जो एशियन गेम्स जकार्ता के अंदर ऑर्गेनाइज हुए थे वहाँ पे ई स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो स्पोर्ट्स हैं पहली बार खेले गए, उनको ऑफिशियल जो मेडल का जो टैली था, जो टेबल था उसके अंदर नहीं काउंट किया गया, उसके अंदर जिन भी प्लेयर्स ने अवार्ड वहाँ पे जीता, बट बेसिकली पहली बार ई स्पोर्ट्स को वहाँ पे रेगुलेट किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारी जो मिनिस्ट्री हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको यहाँ बेसिकली रिकॉग्नाइज किया गया है कि ऑनलाइन जो गेमिंग है, ऑनलाइन जो गेम खेले जाते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे पावर है। बट ई स्पोर्ट्स को अगर रेगुलेट करना है, ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी यहाँ पे डिसीजन लेना है, वो यहाँ पे जो पावर है वो कम्प्लीटली पावर है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के पास में,
मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स, जिसके अंदर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं जो हमारे स्पोर्ट्स सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। अगर हम बात करें ई स्पोर्ट्स की, बेसिकली ई स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे कंपटीशन यूज किया जाता है वीडियो गेम्स के थ्रू यहाँ पे आपको जो कंपटीशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली ई स्पोर्ट्स को यहाँ पे रखा गया है, रेगुलेट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंदर में ये रहेंगे, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर में। ऑनलाइन गेमिंग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में आएगा। ये आपको डिफ्रेंशिएट यहाँ पे पता होना चाहिए। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है, रेगुलेट किया है ई स्पोर्ट्स को। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में है। स्टूडेंट्स रिसेंटली हमारे कंट्री के 75 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद में, इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स कंप्लीट होने पे हमारे कंट्री ने अमृत महोत्सव का जो सेलिब्रेशन है वो किया था। अभी हम जो नेक्स्ट फेज के अंदर एंटर हो गए हैं, 75 से 100 ईयर्स का जो समय है, तो इसी उपलक्ष्य में हमारी काफ़ी सारी जो स्कीम्स हैं जो अमृत के नाम से आपको देखने को मिलेंगी। इन्हीं के अंदर एक स्कीम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम्स बेसिकली जितनी भी स्कीम है हमारी अभी तक की, ऑल जितनी भी स्कीम यहाँ पे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट से रिलेटेड या रेलवे स्टेशन से उनका डेवलपमेंट करना है, उनके अंदर कोई भी चेंज लेके आना है, तो उनसे रिलेटेड जो भी स्कीम है उन सभी स्कीम्स को यहाँ पे सबस्यूम किया गया है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के द्वारा। सभी स्कीम्स इसी के अंडर में आएंगी। अब स्टेशंस का कोई डेवलपमेंट है या डिसेबल पर्सन हैं उनका यहाँ पे एक्सेसिबल बनाना है, उनके लिए स्टेशंस को रीडेवलप करना है किसी स्टेशन को, तो उन सब से रिलेटेड जो भी यहाँ पे स्कीम होंगी अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर में आएंगी। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम को जो स्टार्ट करने का बिहाइंड में मेन रीज़न ये है कि एक लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म एम है, उसको यहाँ पे अचीव किया जा सके स्टेशंस का जो रीडेवलपमेंट है उसके अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे स्कीम का जो एम है प्रिपेयर करना है मास्टर प्लान रेलवे स्टेशन से रिलेटेड। इसके अलावा इम्प्लीमेंट करना है मास्टर प्लान को फेज वाइज मैनर में, जिससे मिनिमम असेंशियल जो एमिनिटीज़ हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकें हर एक स्टेशन के ऊपर में। और अगर हम बात करें कि लो कॉस्ट रीडेवलपमेंट स्टेशंस का जो मॉडल है उसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। काफ़ी कम जो पैसा है वो यूज़ किया जाएगा जिससे इनको रीडेवलप किया जा सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में, तो ये मॉडल बेसिकली लो कॉस्ट के लिए तो यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा टाइम वाइज मैनर में। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाएंगी अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर में, तो यहाँ पे रूफ प्लाजा जो क्रिएट किया जाएगा फ्यूचर को देखते हुए, फ्री वाईफाई स्पेस फॉर 5G मोबाइल टावर्स के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा स्टेशंस पे, फ्री वाईफाई जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जो उस समय में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको वहाँ पे एक्सेसिबल हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हाई लेवल प्लेटफॉर्म्स का क्रिएशन किया जाएगा, और जो डिसेबल पर्सनस हैं उनको लिए स्पेशल केयरिंग के लिए यहाँ पे ऐसे एक्सेसिबल स्टेशंस बनाए जाएंगे। आप देखिए कि डिसेबल पर्सनस के लिए एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो इंडिया में चलता है, जिसको सुगम्य भारत स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, तो हमारे डिसेबल पर्सनस को जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टैंड हो या कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उनको वो एक्सेस कर सके ईजीली वे में, जिसके लिए रैम्प्स का डेवलपमेंट किया जाता है और काफ़ी सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसके थ्रू वो यहाँ पे पब्लिक इंस्टीट्यूशन में रीच कर सकें। तो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी हमारा एक चलता है जो इसके रिलेटेड है। तो यहाँ पे अमृत भारत स्टेशन स्कीम्स के थ्रू स्पेशल एमिनिटीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा जिससे डिसेबल पीपल्स को एक्सेसिबल हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे जो बेसिकली इसी टॉपिक के अंदर में एक खुर्दा रेलवे स्टेशन है उड़ीसा के अंदर, उसको यहाँ पे पहली बार डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हुआ है। खुर्दा वही जगह है जहाँ पे पेका रिबेलियन के बारे में आपने सुना होगा। 1817 में बिफोर द 1857 उड़ीसा में एक जगह है खुर्दा के अंदर ही पेका रिबेलियन है। पेकाज कुछ लोग होते हैं, पेका रिबेलियन ऑर्गेनाइज की गई थी। अब ये किसके अंडर में की गई थी ये आपका होमवर्क है। पेका रिबेलियन का जो लीडर थे वो कौन थे, उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो पेका जो खुर्दा जो रेलवे स्टेशन है उसको यहाँ पे रीडेवलप किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के थ्रू।
स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टूडेंट्स रिसेंटली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को यहाँ पे सेबी का जो अप्रूवल है वो मिला है कि उनके द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज को यहाँ पे स्टार्ट किया जा सकता है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली ऐसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे हमारे इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ पे सोशल सेक्टर से रिलेटेड हैं, उनको यहाँ पे लिस्टेड किया जाएगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में। यहाँ पे 2019-20 का जो बजट था उसके अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पहली बार इसके बारे में प्रपोज किया था कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज का होना ज़रूरी है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट यहाँ पे जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड है वो इशू करेगा। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड बेसिकली वो होते हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा या जो भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा इशू किया जाता है वो यहाँ पे जो उनकी फेस वैल्यू होती है उससे कम प्राइस में इशू किया जाएगा। जैसे आप देखिए कि ये कोई बॉन्ड है, बॉन्ड की जो वैल्यू है वो 10 रुपये है, आपको ये दिया जाएगा 8 रुपये के लिए। इसका जो मैच्योरिटी का जो समय है वो 1 मंथ है या 2 मंथ है, और आपको जब ये आप 1 महीने के बाद में आप जाओगे तो आपको 10 रुपये वापस दे दिए जाएंगे। तो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल जो बॉन्ड होते हैं उनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं देखने को मिलता है। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इसी तरीके से जो बॉन्ड हैं वो इशू किए जाएंगे। तो ये बेसिकली सोशल स्टॉक एक्सचेंज विल फंक्शन एज ए डिस्टिंक्ट डिवीजन ऑफ द करंट स्टॉक एक्सचेंज से काफ़ी डिफरेंट वे में ये फंक्शन करेंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको यहाँ पे लिस्टेड किया जाएगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज हैं। ऐसे कुछ एंटरप्राइज जो सोशल सेक्टर से रिलेटेड, सोशल सेक्टर के जो प्राइमरी गोल्स हैं उनको रिजोल्व करने से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, उनको यहाँ पे लिस्ट किया जाएगा, जिनको पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल माना जाएगा कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप यहाँ पे बॉन्ड इशू कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ यहाँ बेसिकली डिफाइन भी किया गया है कि सोशल एंटरप्राइज जिसके अंदर 16 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो एलिजिबल हैं बेसिकली यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने आप को लिस्टेड करने के लिए, जिसके अंदर एडिकेशन ऑन हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, अगर हम बात करें LGBT राइट्स, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ऐसे काफ़ी सारे जो सोशल टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड जो वर्क करती हैं उन ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे एलिजिबल माना है सोशल स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्टेड करने के लिए। कोऑपरेटिव फाउंडेशंस हैं, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, ये यहाँ पे बेसिकली एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल, सोशल एंटरप्राइज के रूप में यहाँ पे एलिजिबल इनको नहीं माना है। तो आप देखिए कि कॉरपोरेट फाउंडेशन जो हैं, पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा प्रोफेशनल ट्रेड एसोसिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हैं, हाउसिंग कंपनी हैं, इनको बेसिकली यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एलिजिबल नहीं माना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो बेसिकली जिन ऑर्गेनाइजेशंस को माना है वो 16 डोमेन एरिया हैं, ब्रॉड एरिया हैं, जिनके अंदर उनका एक्टिविटी देखने को मिलता है। और इसके अलावा सेबी के द्वारा यहाँ पे फ्रेमवर्क इशू किया गया है कि मिनिमम जो इश्यू साइज है वो 1 करोड़ होना चाहिए, और अगर हम बात करें मिनिमम एप्लीकेशन साइज है सब्सक्रिप्शन का जो 2 लाख के आसपास यहाँ पे करंटली माना गया है किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने आप को लिस्टेड करने के लिए। तो ये कुछ टेक्निकल पार्ट हैं, ये आपको मेमोराइज होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज हमने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखा जिससे रिलेटेड जो अप्रूवल है वो दिया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में देखा जिसके थ्रू हमारे जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनका यहाँ पे रीडेवलपमेंट के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। सभी जितनी स्कीम्स हैं उनको यहाँ पे सबस्यूम किया गया है इसके अंडर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स ई स्पोर्ट्स के बारे में देखा, आर्टिकल 77 को अमेंड करते हुए इसको रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। कौन सी मिनिस्ट्री है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है जिसके अंडर में इसको रेगुलेट किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे वर्क कर रही है इंडिया में। स्टूडेंट्स आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि पैका रिबेलियन जो 1817 को हुआ था 1817 के समय में जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था जो उड़ीसा के अंदर है, तो पैका रिबेलियन को जो लीड करने वाले जो लीडर थे उनका नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ये आपका क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। आप बने रहिए हमारे साथ, रेगुलरली हम आपको करंट अफेयर्स इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।